नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ मिलिंद के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय अभियान। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत अभियान के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो अलाउद्दीन शासक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इसे अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न अक्सर बन ही जाते हैं। आज है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास का एपिसोड नंबर 13 और एकदम बेहतर तरीके से मैं ये आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन वीडियो की। अगर मैं बात करूं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान की, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो अभियान था मैंने आपको बताया था दो उसमें था। पहला था उत्तर भारत अभियान, यानी कि उसने उत्तर भारत में अपने राज्य का प्रसार किया, और फिर उसके बाद उसने किया दक्षिण भारत अभियान। अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत अभियान की, तो इसकी खास बात क्या थी दक्षिण भारत अभियान की, तो आप देखेंगे दक्षिण भारत अभियान में पहली बात तो ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं गया था कभी भी प्रसार करने, साम्राज्य का विस्तार करने। उसने अपने बहुत ही योग्य मंत्री कह सकते हैं या सेनापति कह सकते हैं, मलिक काफूर जिसका नाम था, जिसे मैंने आपको बताया था उस वाली वीडियो में, जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था गुजरात अभियान वाले में। आप देखेंगे तो जब गुजरात अभियान करके उलूग खां और नुसरत खान लौट रहे थे, तो खंबात की खाड़ी में या कह सकते हैं खंबात बंदरगाह में उन्होंने क्या किया था, मलिक काफूर को ख़रीदा था 1000 दिनार में, और 1000 दिनार में ख़रीदा गया, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया। बहुत ही योग्य सेनापति हुआ अलाउद्दीन खिलजी का। और जो दक्षिण भारत अभियान है उसे ज़्यादातर वही करने वाला है, यानी कि सारे अभियान कौन करेगा, मलिक काफूर करेगा। दक्षिण भारत अभियान की अगर हम खास बात देखें कि इसकी खास बात क्या है, तो अलाउद्दीन खिलजी जैसा मैंने आपको बताया था कि साम्राज्यवादी सोच का व्यक्ति था, यानी कि वो साम्राज्य को खूब ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। वो सिकंदर से अपनी तुलना भी करता था, वो अपने आप को सिकंदर, दूसरा सिकंदर बताता था, इसलिए उसके सिक्कों पर सिकंदर ए सानी भी अंकित मिलता है। मैंने आपको बताया है पिछली क्लासेस में कि उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की थी। अमीर खुसरो ने उसे सुल्तान ए जहाँ भी कहा था, जिसका अर्थ होता है विश्व का सुल्तान, यानी कि वो विश्व में अपने साम्राज्य को विस्तारित करना चाहता था। तो दक्षिण भारत अभियान की बात करें तो इसकी खास बात ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी दक्षिण भारतीय अभियान किए हैं वहाँ पर उसने सीधा नियंत्रण स्थापित नहीं किया, यानी कि ऐसा नहीं किया कि शासक को हराया और सीधा अपना शासन वहाँ पर चलाया, अपनी सेना भेजी, क्योंकि उसे पता था कि भारत बहुत बड़ा है और उत्तर से दक्षिण में संपर्क स्थापित करना बहुत ही कठिन है। अब आज की तरह तो है नहीं कि फ़ोन मिलाया और तुरंत बात कर ली क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, या वीडियो में देख लिया क्या घटनाएं हो रही हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तब तकनीकी उतना ज़्यादा नहीं थी और घोड़े के द्वारा या दक्षिण भारत जाने में लगभग 15-16 दिन लग जाते थे, यानी कि पैदल लोग चलते थे, घोड़े पर चलते थे, तो धीरे धीरे जाते थे, कई बार रुकते थे, कई दिन लग जाते थे यात्राओं में। तो अलाउद्दीन खिलजी को ये पता था कि अगर मैं सीधा नियंत्रण दक्षिण भारत में स्थापित कर लूँगा तो वहाँ मैं शासन अच्छे तरीके से नहीं चला पाऊँगा और उसके कारण मेरी दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है एकदम बिगड़ जाएगा। तो उसने एक नीति अपनाई जो ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुई। अगर हम बात करें तो उसने दक्षिण भारत अभियान किए, लेकिन ये क्या करता था कि दक्षिण भारत में जितने भी राज्य इसने जीते वहाँ पर इसने सीधा नियंत्रण स्थापित नहीं किया। इसने सीधा नियंत्रण स्थापित नहीं किया। इसका मतलब क्या कि जैसे इसने किसी राजा से युद्ध किया तो उसे इसने पराजित किया, फिर उसके बाद उससे संधि कर ली या उससे कह दिया भैया तुम अपना राज्य अपने पास रखो, मुझे सिर्फ तुम वार्षिक कर देना, यानी कि जो तुम्हारा सालाना आय होती है उसमें से कुछ भाग या जितना भाग ये बताएंगे वो हमें दे देना, जो राजस्व प्राप्त होगा उसका इतना भाग मुझे दे देना और तुम अपना राज्य चलाओ, अपनी सेना रखो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो तुम अपनी सेना भेज देना और तुम आराम से शासन करो, मैं कोई दिक्कत नहीं करने वाला हूँ, बस मुझे टाइम से वार्षिक कर देते रहना। इसने क्या कहा
कि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी राज्य जीते वहाँ पर इसने सीधा नियंत्रण नहीं स्थापित किया। उसकी जगह पर क्या कहा कि शासक इसने वहीं का रखा, बस वह क्या करता था, वार्षिक कर लिया करता था, वार्षिक कर लिया करता था, वार्षिक कर लिया करता था। तो ये सारी चीज़ें थी। दक्षिण भारत में जितने भी अभियान के राज्यों पर इसने जीत हासिल की, फिर उसके बाद संधि की और उनसे वार्षिक कर के रूप में लिया करता था और शासक वहीं का रहता था, वही शासन करता था। तो ये सारी चीज़ें थी दक्षिण भारत अभियान के बारे में। अब हम शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से प्रमुख दक्षिण भारत अभियान हुए और परीक्षा में कौन कौन से अभियान ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते चलेंगे। तो एक बार मैं आपको बेसिक से सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। आपको ये समझना होगा कि इसके पीछे कारण क्या था। मैं आता डायरेक्ट लिखने लगता, ये अभियान वो अभियान तुरंत बता देता। तो पहले आप समझिए तो कि आखिर नीति क्या थी, तभी आपको इंटरेस्ट पैदा होगा हिस्ट्री पढ़ने में। हिस्ट्री को इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। अगर मैं बात करूँ दक्षिण भारत के पहले अभियान की, इसके शासनकाल में, तो आप देखेंगे 1306 में, 1306 कहीं कहीं पर 1307 भी लिखा होता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं 1306 से 1307 तक, जैसी मर्जी। मैं 1306 ही लिख रहा हूँ। वैसे सन का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है, परीक्षा में सन से यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। वो सिर्फ वहीं पर पूछा जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा प्रमुख युद्ध होता है, जैसे तराइन का युद्ध हुआ था, प्रथम द्वितीय युद्ध हुआ। तो ऐसे जो बहुत ज़्यादा प्रमुख युद्ध हैं उनमें ही सन पूछता है। ऐसे युद्धों में सन नहीं पूछता, पूछता है तो कि वहाँ का शासक कौन था या किसको जीत मिली, ये सारी चीज़ें पूछता है। अगर हम बात करें 1306 की, तो 1306 में होता है, आप देखेंगे, देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान 1306 में आपका होता है देवगिरी का अभियान। देवगिरी का अभियान अगर हम बात करें कि ये देवगिरी कहाँ पर पड़ता है, तो आप देखेंगे देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। आप अच्छे से हेडिंग डालिएगा, 1309 का देवगिरी अभियान, अच्छे से नोट करिए। और अगर मैं बात करूं कि आखिर देवगिरी स्थित कहाँ है, तो देवगिरी वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में पड़ता है देवगिरी। इसका नाम आगे चलकर आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक इसका नाम दौलताबाद भी रख देगा और अपनी राजधानी भी परिवर्तित करेगा, वही देवगिरी ये है। अगर मैं बात करूं कि देवगिरी पर शासन किसका था, तो आप देखेंगे कि देवगिरी पर शासन था, अगर मैं बात करूं कि यहाँ का शासक कौन था, तो देवगिरी का शासक उस समय हुआ करता था जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक था। तो उस समय यहाँ का शासक था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। अगर मैं बात करूँ रामचंद्र देव किस वंश का शासक था, तो ये था यादव वंश का शासक। यादव वंश का शासक था रामचंद्र देव। और यहाँ पर अभियान होता है। अगर मैं बात करूँ कि दक्षिण भारत अभियान का ये जो देवगिरी अभियान है, इसका नेतृत्व किसने किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि दिल्ली सल्तनत को खाली छोड़ना बहुत ही हानिकारक है, यानी कि सबकी नज़र दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर ही रहती है। जैसे मौका मिलता है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाते हैं। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान में अपने प्रमुख सेनापति मलिक काफूर को भेजा। तो अगर मैं बात करूं इस अभियान का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो आप लिखेंगे इस अभियान का नेतृत्वकर्ता इस अभियान का नेतृत्वकर्ता मलिक काफूर था। नेतृत्वकर्ता कौन था, तो मलिक काफूर था। मलिक काफूर था। तो इस अभियान में अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व मलिक काफूर में किया। और इन दोनों के मध्य युद्ध भी होता है। एक तरफ रामचंद्र देव और एक तरफ मलिक काफूर। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट अलाउद्दीन खिलजी भी लिख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो मलिक काफूर नहीं लिखा जाएगा। ये सिर्फ क्या है, ये नेतृत्वकर्ता का नाम है, क्योंकि हमेशा शासक का नाम ही लिखा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब परीक्षा में पूछा जाएगा कि कौन जीता, तो अलाउद्दीन खिलजी ही जीता इस युद्ध में।
लेकिन अगर पूछा जाता है कि देवगिरी अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था मलिक काफूर ने। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये युद्ध हुआ था रामचंद्र देव और अलाउद्दीन खिलजी के ही मध्य, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी और उस सेना का नेतृत्व करता मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं नहीं आया था। मैं आपको थोड़ा क्लियर हो सके इसलिए डायरेक्ट मलिक काफूर लिख लेता हूँ, लेकिन नीचे लिख देता हूँ कि ये नेतृत्व करता है सेना का, शासक ये नहीं है। हमेशा शासक का नाम लिखा जाता है। हाँ, जब प्रश्न में ये पूछा जाए कि देवगिरी अभियान का नेतृत्व किसने किया, तब वहाँ पर मलिक काफूर होगा। और वैसे भी आप देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन में देगा ही नहीं। जब पूछेगा कि देवगिरी अभियान में किसकी जीत हुई, तो वहाँ पर मलिक काफूर ऑप्शन में नहीं होगा, शासक का नाम ही दिया जाएगा। तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी होगा, वही आप लगाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि इसमें मलिक काफूर विजयी हो जाता है और रामचंद्र देव पराजित हो जाता है। और इसके साथ हम देखेंगे तो इस अभियान में क्या हो जाती है, इसमें इस युद्ध में संधि हो जाती है। इस युद्ध में मतलब इस युद्ध के बाद क्या हो जाती है, संधि हो गई। और जो रामचंद्र देव था, तो आप लिखेंगे रामचंद्र देव ने अधीनता स्वीकार कर ली। रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार कर ली। और रामचंद्र देव को पता चल गया कि वो युद्ध मतलब अगर इनसे खतरा मोल लेगा और तो इसका ही घाटा है। और अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी कि वहाँ पर सीधा नियंत्रण स्थापित नहीं करना है, सिर्फ वार्षिक कर लेना है। तो उन्होंने क्या किया कि रामचंद्र देव के साथ संधि कर ली और रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसके साथ क्या हुआ कि वार्षिक कर देने का निर्णय लिया, या कह सकते हैं कि रामचंद्र देव ने वार्षिक कर देना स्वीकार किया। यानी कि उसने कहा कि मैं अब वार्षिक कर दिया करूँगा, जो कंडीशन थी अलाउद्दीन खिलजी की। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद क्या हुआ कि रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी से मिलने दिल्ली भी गए। तो आप लिखिएगा कि रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी से मिलने दिल्ली गया। यानी कि इस युद्ध के बाद रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी से मिलने दिल्ली गया और वहीं पर अलाउद्दीन ने इसे राय रायन की उपाधि से सम्मानित किया। किस उपाधि से सम्मानित किया, तो राय रायन की उपाधि से सम्मानित किया। की उपाधि से सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया, तो रामचंद्र देव को। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक को राय रायन की उपाधि से सम्मानित किया था। तो वो था रामचंद्र देव। और कहाँ का शासक था, तो ये देवगिरी का शासक था। तो यहाँ पर हो जाता है देवगिरी अभियान। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला अभियान होता है 1309 में। बहुत सारे अभियान किए अलाउद्दीन खिलजी ने और बहुत ज़्यादा दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तारित किया, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण शासक हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें इतिहास में तो अकबर के बाद कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम आता है। इसकी नीतियाँ भी अच्छी थीं और इसने दिल्ली सल्तनत का, यानी कि ये पहला ऐसा सुल्तान था जो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था भारत के इतिहास में, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 1309 में होता है वारंगल अभियान।
इम्पॉर्टेंट अभियान है, परीक्षा में इससे भी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जो इम्पॉर्टेंट अभियान है उन्हें मैं आपको बताता चलूँगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है देवगिरी का अभियान। कई बार देवगिरी पर अभियान हुआ, जलालुद्दीन खिलजी के समय में भी 2 बार हो चुका है ये देवगिरी पर अभियान। और ऐसे ही आप देखेंगे देवगिरी पर अभियान होते रहे हैं, आगे भी तुगलक वंश में भी देवगिरी का अभियान होगा। तो ऐसे आप देखेंगे वारंगल अभियान के बारे में, तो आप लिखिए, अगली हेडिंग डालिए वारंगल अभियान। अगर मैं बात करूं वारंगल की, तो वारंगल तेलंगाना में स्थित है वर्तमान में। अगर देखा जाए तो वारंगल कहाँ स्थित है, तो ये है तेलंगाना में। और आप कह सकते हैं कि तब तेलंगाना की एक तरह की राजधानी हुआ करती थी वारंगल। तेलंगाना की राजधानी हुआ करती थी वारंगल, यानी कि जब यहाँ पर आक्रमण हुआ तो तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था और ये तेलंगाना में स्थित है। अगर मैं बात करूं कि वारंगल पर किसका शासन था, तो यहाँ पर काकातीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव का शासन था। तो आप देखेंगे कि वारंगल का शासक कौन था, आखिर वारंगल का शासक कौन था, तो आप लिखेंगे यहाँ का शासक था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव यहाँ का शासक था। ये किस वंश का शासक था, तो लिख लीजिएगा काकातीय वंश का शासक था प्रताप रुद्रदेव। काकातीय वंश का शासक था प्रताप रुद्रदेव। तो ये बातें थीं कि वारंगल का शासक कौन था, प्रताप रुद्रदेव था, जो कि काकातीय वंश का शासक था। अगर मैं बात करूं कि इस अभियान का भी नेतृत्व कौन किया, तो आप लिखेंगे कि इस अभियान का भी नेतृत्व करता, या आप कह सकते हैं खिलजी सेना का नेतृत्व करता कौन था, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व करता इस अभियान में कौन था, तो वो भी था मलिक काफूर। सारे अभियान इसी के द्वारा किए जाएंगे, मलिक काफूर। इसीलिए आप देखेंगे आगे चलकर ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी बनना चाहेगा अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाएगी। वैसे ये बन नहीं पाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इस अभियान का भी नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। और आप देखेंगे कि इस अभियान में भी क्या हुआ कि प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार कर ली तथा वार्षिक कर देना भी निश्चित किया। वार्षिक कर देना निश्चित किया। तो इस अभियान में भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं मलिक काफूर जीत ही जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो अभियान होता है तो उसके बाद ये प्रताप रुद्रदेव आते हैं और ये अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना बहुत ज़्यादा सशक्त थी, बहुत बलशाली थी, तो उतना समर्थ था नहीं कि उसे रोक पाए। इसलिए प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली तथा वार्षिक कर देना निश्चित किया। अब वार्षिक कर देना निश्चित किया, इसके साथ प्रताप रुद्रदेव बहुत ज़्यादा दुखी भी हुआ था, क्योंकि वह जीत नहीं पाया था ये युद्ध। इस युद्ध में उसे हार भी मिली थी और फिर उसके बाद अधीनता इसने स्वीकार कर ली थी। जब इसने जाना कि अब मैं हार जाऊंगा तो इसने अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसने क्या किया, इसे ज़्यादा दुख हुआ और फिर इसने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी को एक तोहफा भेजा, एक उपहार भेजा अपनी तरफ से। वो उपहार क्या था, तो इसने अपने आप की सोने की प्रतिमा बनवाई और उसे लोहे की बेड़ियों से जकड़वा कर दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेजा उपहार स्वरूप। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लिख लीजिएगा कि इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की प्रतिमा बनवाई, सोने की प्रतिमा बनवाई तथा
उसे बेड़ियों में जकड़वा कर, बेड़ियों में जकड़वा कर दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन को उपहार स्वरूप भेजा। अलाउद्दीन को भेजा। तो परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा शासक था जिसने अपनी सोने की प्रतिमा बनवाकर अलाउद्दीन को उपहार स्वरूप भेजा था। तो वो था आपका प्रताप रुद्रदेव। इसके साथ साथ एक बात और करें तो एक बात और नोट कर लीजिएगा कि प्रताप रुद्रदेव ने ही विश्व का सबसे कीमती हीरा, इतना मैंने लिखा आपके मन में आ गया होगा ऑटोमेटिक, कोहिनूर। तो वैसे ही प्रताप रुद्रदेव ने ही विश्व का सबसे कीमती हीरा जिसका नाम था कोहिनूर हीरा। तो पहली बार कोहिनूर हीरे का जिक्र यही होता है। तो कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन को उपहार स्वरूप भेजा। अलाउद्दीन को उपहार स्वरूप भेजा। उपहार स्वरूप भेजा। देखिए अब यहाँ से आपका कोहिनूर चलना प्रारंभ करेगा और अंत में जाकर, इस समय आप जानते ही हैं कि ब्रिटेन में रखा हुआ है हमारा कोहिनूर हीरा, यानी कि अंग्रेज़ों के पास, अंग्रेज ले गए थे उसे। तो यहाँ से पहली बार जिक्र मिलता है इतिहास में कि प्रताप रुद्रदेव ने ही, इसी के पास था विश्व का सबसे कीमती हीरा जिसे कोहिनूर हीरा कहते हैं। उसने अलाउद्दीन खिलजी को उपहार स्वरूप भेज दिया था और उसके दरबार में भेज दिया था। तो ये सारी चीज़ें थी, इसे नोट करिए और फिर मैं पानी पीकर फिर आगे बात करते हैं जो अभियान बचे हुए हैं। चलिए अब हम आगे के अभियानों के बारे में बात करते हैं बेहतर तरीके से। आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वीडियोस पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और एक कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं तो थोड़ा आपका भी हक बनता है कि आप लाइक कर दें और कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा। अगर कोई डाउट है आपका तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मैं हर कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि आपके डाउट को मैं सॉल्व कर सकूं। तो एकदम बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। जल्दी से इरेज कर लेते हैं फिर आगे की चीज़ों के बारे में समझते हैं। सॉरी, चलिए साथ में आप नोट भी क्या कीजिए, मेरी बात मानिए। तो साथ में जब आप नोट करते हुए चलेंगे तो क्लासेस अच्छे से समझ में आएगी और धीरे धीरे कर कर आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। मेरी पूरी सीरीज मध्यकालीन भारत की आप देख लेंगे ना तो एक भी डाउट आपका बचेगा नहीं। इतने अच्छे से मैंने कंप्लीट कराया है सारी चीज़ें और कोई भी चीज़ कम नहीं है। आपको हर टीचर से कुछ ना कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा, कोई चीज़ें मैंने कम नहीं बताई। तो 1309 में वारंगल अभियान के बाद आप देखेंगे तो 1310 में होगा द्वार समुद्र का अभियान। 1310 में क्या होगा? द्वार समुद्र का अभियान। तो आप लिखेंगे अगला अभियान होता है 1310 में। इस अभियान को कहते हैं द्वार समुद्र अभियान। द्वार समुद्र एक जगह है, वहीं पर यह अभियान किया गया था, द्वार समुद्र अभियान। अगर हम बात करें कि द्वार समुद्र कहाँ पर स्थित है तो आप नोट कर लीजिएगा कि जो आपका द्वार समुद्र है ये वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। तब भी कर्नाटक में ही स्थित था, कर्नाटक में स्थित है द्वार समुद्र। अगर हम बात करें द्वार समुद्र अभियान किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पर शासक कौन था तो यहाँ पर शासक था, आप देखेंगे यहाँ का शासक कौन था तो यहाँ का शासक था वीर भल्लाल। वीर
भल्लाल, या इसे हम भल्लाल देव, भल्लाल देव तृतीय भी कहते हैं। इसे हम भल्लाल देव तृतीय भी कहते हैं। यहाँ का शासक हुआ करता था वीर भल्लाल। और इस सेना का भी नेतृत्व कौन किया था? इस अभियान में भी खिलजी सेना का नेतृत्व करता कौन था? तो आप लिखेंगे खिलजी का नेतृत्व करता। ये समझ जाइएगा, मैंने लिखा है खिलजी सेना का नेतृत्व करता कौन था? तो वो था मलिक काफूर। सारे अभियान मलिक काफूर के द्वारा ही किए गए थे, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, मलिक काफूर ने किया था। और द्वार समुद्र ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी और वार्षिक कर देने का निर्णय लिया था। तो आप लिख लीजिएगा कि इसने भी अधीनता स्वीकार की, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की। इसके पश्चात आप देखेंगे तो अगला अभियान 1311 में होता है, जिसे हम मदुरई का अभियान कहते हैं। तो आप उसे भी लिख दीजिएगा, 1311 में होता है। इसमें उतना ज़्यादा कुछ जानने को नहीं है, फटाफट आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ का शासक कौन था, बस यही प्रश्न पूछा जाएगा और कुछ खास नहीं है। अगर मैं बात करूँ अगला अभियान, तो वो है जो सबसे प्रमुख था, वो वही था देवगिरी वाला। और वारंगल अभियान जो था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनता है क्योंकि उसने सोने की प्रतिमा और प्रतिमा दे दी थी, तो इससे प्रश्न बन सकता है। कोहिनूर हीरा वाला है तो उससे भी प्रश्न बन सकता है। तो 1311 में हम देखेंगे तो मदुरई अभियान होता है। मदुरई अभियान होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर शासक कौन था? तो यहाँ पर पांड्य वंश का शासन था। आप लिखेंगे पांड्य वंश का शासन था, तो मलिक काफूर जब मदुरई पहुंचा आक्रमण करने के लिए, और जब यहाँ के शासकों को पता चला, यहाँ पर शासक थे दो भाई, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य, जो आपस में ही लड़ रहे थे मदुरई प्राप्त करने के लिए। और जब मलिक काफूर पहुंचा तो तीसरा फायदा उठाएगा ही जब आपस में लड़ोगे, बस वो डर गए, मदुरई छोड़कर भाग गए और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने आसानी से मदुरई पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो आप लिखेंगे कि यहाँ के शासक कौन थे? तो यहाँ के दो भाई थे, यहाँ के शासक दो भाई जो थे वो थे वीर पांड्य तथा सुंदर पांड्य। आपस में ही लड़ रहे थे, आपस में ही लड़ रहे थे। तो क्या हुआ, जब आपस में लड़ रहे थे और जब इन्हें पता चला कि खिलजी आक्रमण होने वाला है, खिलजी आक्रमण होने वाला है, तो ये मदुरई छोड़कर भाग गए, मदुरई छोड़कर भाग गए। ये डर के मारे मदुरई छोड़कर भाग गए जब इन्हें पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करने वाला है। तो इसमें क्या हुआ कि बस आसानी से मलिक काफूर ने यहाँ इसे भी दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। तो आप लिख लीजिएगा कि अलाउद्दीन ने इसे भी अब दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया, क्योंकि यहाँ कोई शासक बना ही नहीं, तो ये दिल्ली सल्तनत में आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई थी कि जो आपका मदुरई है ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो आप नोट कर लेंगे यहाँ पर साइड में कि इस अभियान में क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने रामेश्वरम मंदिर को लूटा था, क्योंकि रामेश्वरम भी तमिलनाडु में स्थित है। तो रामेश्वरम को लूटा था, रामेश्वरम मंदिर को लूटा। इसी अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने रामेश्वरम मंदिर को लूटा था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किस अभियान के तहत अलाउद्दीन की सेना ने रामेश्वरम मंदिर को लूटा था और अथाह धन सामग्री प्राप्त की थी। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1310 का अभियान हो गया, द्वार समुद्र 1311 का हो गया।
मदुरई अभियान। इसके बाद जो लास्ट अभियान है दक्षिण भारत का वो है 1313 में हुआ अभियान। तो 1313 में अभियान होता है। फिर से एक बार आप लिखेंगे देवगिरी पर पुनः अभियान होता है 1313 में। देवगिरी पर पुनः अभियान। आप कहेंगे कि अभी 1306 में अभियान हुआ ही था 7 साल पहले, ये क्या ज़रूरत आ गई कि दोबारा अभियान हो गया? तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ के शासक जो थे यादव वंश के रामचंद्र देव, उन्होंने अधीनता अलाउद्दीन खिलजी की स्वीकार की थी तथा वार्षिक कर देने का निर्णय किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की यही नीति थी कि मैं सीधा नियंत्रण नहीं स्थापित करूंगा, लेकिन तुम्हें वार्षिक कर देना होगा, भू राजस्व का टैक्स का कुछ भाग मुझे भी देना होगा। तो ये था इस संधि का जो निर्णय था कि इन्होंने ऐसा किया था कि संधि इसी पर हुई थी कि तुम मुझे वार्षिक कर देते रहना, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, आराम से शासन करना। लेकिन जिस दिन अगर तुमने ये छोड़ा कि वार्षिक कर नहीं दिया, उसी दिन मैं तुम पर आक्रमण कर लूँगा और फिर सीधा नियंत्रण स्थापित कर लूँगा। तो क्या हुआ कि आप देखेंगे 1313 में क्या हुआ कि जो रामचंद्र देव था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी, 1312 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप देखेंगे, लिख लीजिएगा कि 1312 में क्या हुआ, दिक्कत क्या हुई, कारण क्या था। वो यही था कि 1312 में रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई। रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई। रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई 1312 में। और जब रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई तो इसके बाद इसका पुत्र बना देवगिरी का शासक। इसका पुत्र था जिसका नाम था शंकर देव। शंकर देव, या जिसे हम सिंघड़ देव तृतीय भी कहते हैं। सिंघड़ देव तृतीय भी कहते हैं। ये बना यहाँ का शासक। और जब शंकर देव यहाँ बना शासक तो इसने अलाउद्दीन को वार्षिक कर देने से मना कर दिया, क्योंकि नया नया खून था, जानता नहीं था कि अलाउद्दीन खिलजी कितना खतरनाक शासक है और ये कितनी हद तक जा सकता है, जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, अपने चाचा को ही मारकर वो गद्दी पर बैठा और उसे जो भी ईगो दिखाता था उसका ये खात्मा कर देता था, क्योंकि ये बहुत ही कठोर शासक था, निर्णय तुरंत लेता था और तुरंत अभियान करता था। तो क्या हुआ कि ये नए नए लोग बने थे, इसके पिता को पता था अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति, इसलिए उसने संधि कर ली थी और कहा था आराम से शासन करेंगे, वार्षिक कर दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भैया जब आया इनका बेटा तो वो भैया सोचे कि हम और शक्तिशाली हैं, हम डरते हैं अलाउद्दीन से। बस इन्होंने क्या किया कि आते ही जैसे गद्दी पर बैठे 1312 में और तुरंत कहा कि हम अलाउद्दीन की सेना को वार्षिक कर नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी को वार्षिक कर देने से इनकार कर दिया। वार्षिक कर देने से इनकार कर दिया। और जब इन्होंने वार्षिक कर देने से इनकार कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हुआ और इसी के कारण 1313 में क्या होता है कि अभियान होता है। तो आप लिखेंगे इसी कारण क्या हुआ कि 1313 में देवगिरी पर आक्रमण होता है। देवगिरी पर पुनः आक्रमण होता है। देवगिरी पर पुनः आक्रमण होता है। अगर हम बात करें कि इस आक्रमण में नेतृत्वकर्ता कौन था तो आप लिख लीजिएगा कि नेतृत्वकर्ता मलिक काफूर ही था। इस आक्रमण में आप देखेंगे एक तरफ मलिक काफूर था जो कि अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व करता था और दूसरा था आपका शंकर देव। दोनों के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में शंकर देव पराजित होता है, मलिक काफूर विजयी होता है, यानी कि अलाउद्दीन की सेना का ये नेतृत्व करता था। तो लिख लीजिएगा अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व करता।
और इस अभियान पर क्या हुआ, देवगिरी पर आक्रमण सफल हुआ अलाउद्दीन खिलजी का। उन्होंने आसानी से देवगिरी को अपने राज्य में मिला लिया। और आप देखेंगे कि जब शंकर देव की हत्या हो जाती है, आप लिख लीजिएगा कि इसकी क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। जगह कम है तो आप लिख लीजिएगा शंकर देव की हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद आप देखिएगा यहाँ का शासक कौन बनाया गया था, तो इन्हीं के घर में एक था, मतलब यादव वंश में ही एक था जिसका नाम था हरपाल देव। तो हरपाल देव को शासक बना दिया गया और इसने वार्षिक कर देना चालू किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को क्या था कि वहाँ पर सीधा नियंत्रण नहीं स्थापित करना था। जो दिक्कत थी वो यही थी कि संपर्क उतना अच्छा था नहीं कि दक्षिण भारत में हमेशा ध्यान लगा रहता, तो उत्तर भारत में फोकस करता या दक्षिण भारत में। उसने क्या किया कि दक्षिण भारत से टैक्स लिया और उत्तर भारत में इन्वेस्ट किया और अच्छी अच्छी चीज़ें बनवाई और यहाँ पर विस्तार किया। तो यही उसका स्ट्रेटजी था। तो क्योंकि अगर ये दिक्कत ना किए होते तो चलता रहता, लेकिन जब रामचंद्र देव की, जिसे राय रायन की उपाधि दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसका पुत्र शासक बना, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम वार्षिक कर नहीं देंगे। तो अलाउद्दीन को ये अभियान करना पड़ा। तो ये अभियान अलाउद्दीन ने किया और फिर इस युद्ध को जीत कर यहाँ पर खुद ना शासन कर यहाँ यादव वंश के ही एक शासक हरपाल देव को यहाँ का शासक बना दिया। तो ये सब चीज़ें थी आज के बारे में। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाएगी, उसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। और अब हम अलाउद्दीन की कुछ नीतियाँ पढ़ेंगे, एक और वीडियो बनेगी, और उसके बाद उसी में हम खिलजी वंश के अंत का कारण भी पढ़ेंगे, अंत होता देखेंगे, और फिर चालू होगा हमारा तुगलक वंश। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।